नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षद द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है, चैप्टर नंबर 7 है, उसका दूसरा पार्ट है ये। कोशिश करूंगा कि मैं अपनी एनसीईआरटी की वीडियोस को अब थोड़ा लंबा रखूं ताकि ज़्यादा कंटेंट को एक वीडियो में कवर करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी बहुत लंबी खींच रही हैं, बट मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ भाई, समय लगता है चीज़ों को समझाने में। यहाँ पर बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स के बारे में। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अभी क्या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से किसी एक वर्कर के स्टेटस के बारे में पता किया जा सकता है। एक वर्कर एक कंट्री में काम करता है, एक सोसाइटी में काम करता है, उसके काम के चलते उस वर्कर का स्टेटस क्या है। तो जो दिहाड़ी मजदूर आते हैं उनका स्टेटस क्या है, और आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 15 लाख के पैकेज से काम कर रहे हो, आपका स्टेटस क्या है। इन दोनों स्टेटस में फ़र्क है। आप दोनों स्टेटस को एक नहीं बोल सकते। पॉइंट समझ रहे हैं? यानी यहाँ पे स्टेटस के पैरामीटर सेटअप किए जा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि भाई, बाई नोइंग द स्टेटस विद विच अ वर्कर इज प्लेस्ड इन एन एंटरप्राइज इट मे बी पॉसिबल टू नो वन डायमेंशन। अगर आप ये जान सकते हो कि एक वर्कर को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सी कंडीशंस पे जोड़ा गया है, उसका स्टेटस क्या है एम्प्लॉयमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी इस वर्कर की, इसके बारे में पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सरकारी नौकरी क्वालिफाई की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, तो भाई कहीं ना कहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन गए हो, आपकी नौकरी फिक्स है। कल की डेट में आप, ऐसा नहीं है कि कभी भी निकाल दिए जाओगे। ये अलग बात है कि आप कोई करप्शन के केस में फंस जाओ, कोई डिसिप्लिनरी केस चल जाए तो बात अलग है, लेकिन आपकी नौकरी कहीं ना कहीं परमानेंट है। वहीं पे रिसेशन के दौरान कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपको 2.5 लाख के पैकेज पर हायर करती है, ना पैसा देती है, रखती भी कॉन्ट्रैक्ट पे, कभी भी नौकरी से निकाल सकती है। तो दोनों के क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, प्राइवेट सेक्टर में भी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है। आज की डेट में तो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स में जो ऊंचे लेवल पे जॉब करते हैं उनका क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों के। आगे बात करते हैं quality of employment. It also enables us to know the attachment a worker has with his or her job and the authority he or she has over the enterprise and over other co-workers. तो भैया किस हिसाब से एक पर्टिकुलर वर्कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हिसाब बताएगा कि वो वर्कर अपने काम में कितना इंटरेस्टेड है, अपने काम में उसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी ऑटोनॉमी है, और कितनी उसकी दोस्ती है, किस प्रकार के उसके रिश्ते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ। यहाँ पे 3 वर्कर्स के एग्जाम्पल लिए गए हैं, ठीक है भाई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं तीनों वर्कर्स के एग्जाम्पल। एक है सीमेंट शॉप ओनर, दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्कर, तीसरा है सिविल इंजीनियर। ये तीनों कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मतलब बिलोंग करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट की जरूरत है तो सीमेंट शॉप ओनर प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है तो दिहाड़ी मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करेगा, और सिविल इंजीनियर नक्शा वगैरह बनवाएगा और ओवरऑल जो बनने का प्रोसेस है उसको ओवरसू करेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो तीनों प्रकार के वर्क फील्ड हैं, यहाँ पे स्टेटस तीनों का एक दूसरे से काफ़ी अलग है। ठीक है भाई, आप समझिए। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर कॉल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड। भैया, जो वर्कर अपने एम्प्लॉयमेंट सोर्स को ओन करता है और उससे अपनी कमाई करता है उसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हो। जैसे कि जो सीमेंट शॉप का ओनर है वो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है भाई। हमारे देश की 52% वर्कफोर्स इस कैटेगरी को बिलोंग करती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सीमेंट शॉप का ओनर कुछ सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 52% वर्कफोर्स है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को बिलोंग करती है बहुत अच्छा कमाती है। ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात की जाए, ये जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर। आपने सुना है कि किसी बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पे दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले जो लोग हैं उनका एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, उनको 6 महीने के लिए हायर किया जाए, उनकी फिक्स सैलरी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये होते हैं कैजुअल वेज वर्कर्स। कैजुअल वेज वर्कर्स इंडिया के वर्कफोर्स के 25% है। ठीक है ना। ये कैजुअल क्यों है? बिकॉज दे आर कैजुअली इंगेज्ड इन अदर फॉर्म्स एंड इन रिटर्न गेट अ रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन। मतलब कैजुअल वर्कर्स हैं, कैजुअली इन्वॉल्व हैं, आज काम मिला कल काम नहीं मिला। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जब तक एक हाई फाई सोसाइटी बन रही तब तक काम मिला। बारिश का सीजन आ गया मुंबई में, काम चला गया। बारिश के सीजन के बाद किसी और को बुला लिया, आपको नहीं बुलाया, कोई गारंटी नहीं है। वहीं पे सिविल इंजीनियर अगर प्रोफेशन की बात कर लो तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, 23% ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स ये फॉर्म करते हैं। अब सिविल इंजीनियर्स को एक कैटेगरी आप नहीं ले सकते भाई। कुछ सिविल इंजीनियर्स बहुत हाईली पेड होते हैं,
करोड़ों की कारोबार में पैसा कमाते हैं, और कुछ सिविल इंजीनियर्स को 10,000 या 12,000 रुपये प्रति महीने की तनख्वाह पे काम कर रहे हो। तो इसके अंदर भी बहुत प्रकार की क्लासेस हैं। ओके, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि कैजुअल वेज लेबरर्स के अंदर भी बहुत प्रकार की क्लासेस हैं। जो दिहाड़ी मजदूर है, हो सकता है कि वो दिन के 400-500 रुपये कमाए, अगर वो मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में काम कर रहा है। अगर वो फैजाबाद या इटावा जैसे शहरों में काम कर रहा है तो 100-150 रुपये ही मिलेगा दिन का। वहीं पे एक कैजुअल वेज लेबर, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, या फिर प्लम्बर मान लो, या फिर आप मान लो कारपेंटर हो गया, दिल्ली के किसी पॉश लोकेलिटी में अर्बन क्लैब से अपॉइंटमेंट लेके जा रहा है, और वो महीने के कोई 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए कमा ले। तो कैजुअल वेज लेबर्स में भी बहुत अलग अलग प्रकार के क्लासेस हैं। यहाँ पे बस आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी के काम को किस प्रकार से सेग्रीगेट करोगे। कैजुअल वेज लेबरर्स होते क्या हैं, ठीक है, ये सिविल इंजीनियर वाली क्लास कौन सी है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाली क्लास यहाँ पे कौन सी है। ठीक है भाई, फिर क्या बोला चला है, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइज एंड पेड हिज और हर वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। ये जो सिविल इंजीनियर था ना, जो यहाँ पे बिल्डिंग बनवा रहा था, वो किस क्लास को बिलोंग करता है, वो सैलरीड क्लास को बिलोंग करता है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर लीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। NCERT 6 से लेकर 12 तक की आपकी सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस सब में कंप्लीट करा रहा हूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप चाहे तो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं जो भी लेक्चर्स डालता हूँ उनकी नोटिफिकेशन भी देता हूँ, जो कि यूट्यूब हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं देता। साथ साथ जो भी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। तब यहाँ आ जाते हैं चार्ट 7.1 पे, डिस्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। यहाँ मेल वर्कर्स नजर आ रहे हैं, फीमेल वर्कर्स नजर आ रहे हैं, 3 क्लास नजर आ रही हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, कैजुअल वेज वर्कर्स। तो भाई ये कैजुअल वेज वाला ब्लॉक है, तो यहाँ हमने कैजुअल वेज लिख लिया। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ब्लॉक ये है, तो यहाँ हमने सेल्फ एम्प्लॉयड लिख लिया। और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड वाला ये है, तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड यहाँ लिख लिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बात की जाए अगर इस डाटा की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर की, तो जो मेल वर्कर्स हैं उस मेल वर्कर्स में से 52% क्या है, 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये हमने पहले अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। ठीक है, 24% कैजुअल वेज वर्कर्स हैं, और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कितने हैं, 24%। वुमेन्स में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कितनी, 21%। कैजुअल वेज लेबर्स कितनी, 27%। और सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी है, 52%। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। अब वैसे तो ये स्टैटिस्टिक्स देखिए उतने काम के नहीं है, बट चलिए NCERT में तो हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ट्रेंड क्या मिला, ट्रेंड ये मिला कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो एक मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है मेन और वुमेन के लिए। 50% ऑफ द वर्क फोर्स, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को बिलोंग करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी कैटेगरी आती है, तो भाई कैजुअल वेज वर्क। कैजुअल वेज वर्क मेन और वुमेन दोनों के लिए दूसरे नंबर की कैटेगरी है। और उसके बाद आती है आपकी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड सबसे कम है, हालांकि अगर आप देखोगे तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड और कैजुअल वेजेस वर्कर्स में जो फर्क है वो काफी कम है। ठीक है भाई, उसके आगे बात की जाए, व्हेन इट कम्स टू रेगुलर salaried employment, both women and men are found to be engaged in a greater proportion. Men form 23%, whereas women form 21%. The gap between men and women in varies less. कहने का मतलब ये है कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड वाले केस में ठीक ठाक नंबर है भाई, 23% मेन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है, 21% वुमेन है। ये अलग बात है कि एम्प्लॉयमेंट में मेन को तनख्वाह कितनी मिलती है, वुमेन को तनख्वाह कितनी मिलती है, बट साउजेबल अमाउंट है। 23% मेन कम नहीं है, 21% वुमेन कम नहीं है। हालांकि इन नंबर्स को इंप्रूव किया जा सकता है। और 23% और 21% को आप कंपेयर करो तो एब्सोल्यूट नंबर्स में भी चीजें यहाँ पे कम नहीं है। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, चार्ट 7.2 को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। चार्ट 7.1 हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं और पीछे कोई चार्ट छूटा नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्रिक मेकिंग का काम हो रहा है, एक प्रकार का कैजुअल वर्क आपको इस फोटो में दिखाया गया। अब हम लोग ये बात देख लेते हैं चार्ट 7.2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। यहाँ आपको दिख रहे हैं अर्बन वर्कर्स, यहाँ आपको दिख रहे हैं रूरल वर्कर्स। फिर से सेग्रीगेशन कर लेते हैं, ये है कैजुअल वेज लेबरर्स, ठीक है, ये है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, और इधर है आपके सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे भी आपके सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये कैजुअल वेज है,
और ये हैं आपके रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। अर्बन वर्कर्स की बात करिए तो अर्बन इलाकों में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं 47%, ठीक है भाई। कैजुअल वेज वर्कर्स हैं 15% और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं 38%। ये हालात है अर्बन, यानी अर्बन इलाकों में क्लियर कट ये बात पता चल रही है कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा है। अगर आप रूरल इलाकों में आ जाओ तो रूरल इलाकों में सेल्फ एम्प्लॉयड है 58%, ठीक है भाई। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है केवल 13%। रूरल वर्कर्स में कैजुअल वेज लेबर्स हैं 29%। यानी कि रूरल इलाकों में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट देने वाला प्रोफेशन क्या है, तो भाई सेल्फ एम्प्लॉयड होना। यहाँ पे आप देखो तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड रूरल वर्कर्स में बहुत कम है, केवल 13%। इसीलिए बोला जाता है कि अर्बन इलाकों और रूरल इलाकों में जो गैप है वो हमको कम करना है। अर्बन इलाकों वाली जो फैसेट्स हैं, जैसे नई इंडस्ट्रीज़ बनना, नई फैक्ट्रीज बनना, नए स्कूल कॉलेजेस बनना, ये रूरल वर्कर्स में भी होने चाहिए, ताकि ये जो 47% आपका रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं अर्बन वर्कर्स में, कुछ इस प्रकार का परसेंटेज कहीं ना कहीं हम रूरल इलाकों में भी पा पाएँ। अगर रूरल इलाकों में भी इस प्रकार की रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हम पैदा कर सकें तो आगे आने वाले समय में हमारे रूरल इलाकों का जो इनइक्विटेबल डेवलपमेंट हो रहा है, जो वहाँ के लोग भूख की और ये भुखमरी से मर रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं कम की जा सकती है। फिर आगे बात की जाए, when we compare the distribution of workforce in rural and urban areas, वही बात कही जा रही है। You will notice that self-employed and casual wage laborers are found more in rural areas। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूरल इलाकों में सैलरीड एम्प्लॉयज बहुत कम है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वेज लेबर्स ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा कौन होंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है भाई। वहीं पर अगर आप अर्बन इलाकों की बात करो तो अर्बन इलाकों में रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉयज सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है भाई। कैजुअल वेज लेबरर्स अर्बन इलाकों में कहीं ना कहीं कम है, बट साइजेबल अमाउंट में, ठीक है भाई। फिर रूरल इलाकों पे आ जाओ, इन द फॉर्मर मतलब कि वो रूरल इलाकों की बात कर रहा है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ दीज डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग ऑन प्लॉट्स ऑफ लैंड कैन कल्टिवेट इंडिपेंडेंटली, द शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज ग्रेटर। मैं बताता हूँ, जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है, आधे हेक्टेयर का लैंड है, 1.5 हेक्टेयर का लैंड है, 2 हेक्टेयर का लैंड है, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये अपना ही खेत जोतते हैं, उस खेत से जो प्रोड्यूस होता है उसको ही खाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो उसको बेच दिया। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए? ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ गए। इसलिए रूरल इलाकों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि किसी के पास अगर आधा एकड़ भी ज़मीन है, आधा हेक्टेयर भी ज़मीन है, तो वो वही अपना जो जात के जो पैसा कमाएगा उससे खा पी लेगा, इसलिए उसको बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। लेकिन अर्बन इलाकों में जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। अर्बन इलाकों में लोग फैक्ट्री में, शॉप्स में, ऑफिस में काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है रूरल इलाकों में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। आगे आते हैं किस पे? एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? आपको कुछ गारमेंट वर्कर्स नजर आ रहे हैं जो कि फैक्ट्री में काम करती नजर आ रही है। वुमेन इस प्रकार की जो गारमेंट फैक्ट्रीज होती हैं उनमें बहुत काम करती है। गारमेंट फैक्ट्रीज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट गिवर्स है वुमेन को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। देखिए क्या बताया जा रहा है। इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। जैसे जैसे एक कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप करती है, एग्रीकल्चर से जो उनका लेबर है वो निकल के इंडस्ट्रियल सर्विसेज में जाता है। इससे जो वर्कर्स हैं वो रूरल इलाकों से निकल के अर्बन इलाकों में जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है कि भाई पहले प्राइमरी सेक्टर से निकल के सेकेंडरी सेक्टर में गया, इंडस्ट्रीज में गया, और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट निकल के टर्शरी सेक्टर में गया, यानी सर्विस सेक्टर में गया। तो नॉर्मल जो ग्रोथ का पैटर्न देखा गया है वो कुछ इस प्रकार का देखा गया है कि प्राइमरी सेक्टर ग्रो किया, फिर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया, फिर टर्शरी सेक्टर ग्रो किया। यानी प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइनिंग, सेकेंडरी सेक्टर में आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और टर्शरी सेक्टर में आपका सर्विस सेक्टर हो गया। ओके, अब देखिए क्या बोला जा रहा है। द शिफ्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय इंडस्ट्रीज। अगर आप हमारे देश की या दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करो तो इनको 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन में बांटा जा सकता है। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा माइनिंग क्वेरिंग, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, चौथा इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई, पांचवा कंस्ट्रक्शन, छठा ट्रेड, सातवां ट्रांसपोर्ट स्टोरेज, आठवां सर्विसेज, ठीक है। अब ये जो 8 चीज़ें हैं इनको 3 सब ग्रुप्स में बांट दो। पहला सब ग्रुप प्राइमरी सेक्टर जिसमें आता है केवल वन मतलब एग्रीकल्चर। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जिसमें आता है 2, 3, 4 एंड 5।
ठीक है, क्या क्या आ गया इसमें 2, 3, 4 एंड 5 में? माइनिंग एंड क्वेरिंग आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया। ये किस में आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। फिर आ जाओ सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर में आता 6, 7, 8। तो भाई ट्रेड आ गया, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज आ गया, सर्विसेज आ गया। तो 3 चीज़ों में आपने सेग्रीगेट कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्या क्या आया ये भी हमने यहाँ पे बात कर ली, और इसका पूरा डिटेल्ड ब्यौरा टेबल 7.2 में दे रखा है। आप देखिए टेबल 7.2 को, ये रहा आपका टेबल 7.2। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, जिसको आप सर्विस सेक्टर बोलते हो। तो भाई रूरल इलाकों में, अर्बन इलाकों में मेल और फीमेल दोनों के रेट्स यहाँ पे कंपेयर कर रखे हैं। देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है भाई, यहां बोला जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर इज द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। तो देखिए भाई, बिल्कुल ही प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा मेजॉरिटी प्रोवाइडर है। अगर आप यहां पे देखो तो रूरल इलाकों में प्राइमरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है? 59.8%। अर्बन इलाकों में कितना कर रहा है? 6.6%। मेन में कितना कर रहा है? 40.7%। फीमेल में कितना कर रहा है? 57.1%। ओवरऑल अगर आप आबादी की बात करो तो 44.6% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर। तो बात एकदम परफेक्टली सही हो गई। आगे बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओनली अबाउट 24% ऑफ द वर्कफोर्स। ठीक है, अबाउट 31% ऑफ द वर्कर्स आर इन सर्विस सेक्टर। तो क्या बोल रहा है कि भैया सेकेंडरी सेक्टर 24% को एम्प्लॉय करता है और सर्विस सेक्टर 31% को। देखिए 24% लगभग मतलब 24.4% आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, और लगभग 31% आते हैं किसमें? सर्विस सेक्टर में, जिसको आप यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर ही बोलते हो। इस प्रकार से और डाटा भी लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो। तो आप देखोगे कि 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन रूरल इंडिया डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिर 20% ऑफ रूरल वर्कर्स वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 20% ऑफ रूरल वर्कर्स। ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स इसी टेबल में दे रखे हैं। इस टेबल को आप बहुत ढंग से एनालाइज करिए, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। 2017 से लेकर 2018 का डाटा दिया हुआ पुराना डाटा है, अब तो नया डाटा आ गया है। लेकिन इस डाटा को अगर आप चाहो तो मेंस में कहीं पे भी कंटेक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हो। कंटेक्चुअली कैसे इस्तेमाल करना है, आप लगातार मेरे एडिटोरियल्स देखिए, 6-7 महीने 8 महीने, आपको चीज़ें धीरे धीरे पकड़ में आने लगेंगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, दो बोथ मेन एंड वुमेन वर्कर्स आर कंसंट्रेटेड इन द प्राइमरी सेक्टर, वुमेन वर्कर्स concentration is very high. About 57% of the female workforce is employed in primary sector, whereas less than half the male works in the sector. कहना मतलब क्या है कि वैसे तो भाई देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गिवर है, लेकिन वुमेन्स को प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है? 44.6%, लेकिन मेन में प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है 40.7% और फीमेल को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है 57.1%। यानी प्राइमरी सेक्टर स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप कह सकते हो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा कम मैन होंगे आपके प्राइमरी सेक्टर में, उतना ही ज़्यादा वो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में होंगे। और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ स्किल सेट चाहिए होता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है वुमेन, ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। कहीं ना कहीं वुमेन्स को एजुकेशन और स्किल देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेशन को सेकेंडरी और टर्शरी इन दोनों सेक्टर में भी बढ़ा सकें। फिर हम लोग बात करते हैं ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। भाई हमने चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ा? प्लानिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब 2 डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। एक डेवलपमेंट इंडिकेटर एम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। दूसरा है जीडीपी। लगभग 70 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं हमारी आज़ादी को। ठीक है भाई, इन 70 सालों में प्लान डेवलपमेंट हुआ है भाई। कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक प्लानिंग के साथ बढ़ाने की कोशिश की गई है। 1950 से लेकर 2010 की बात की जाए, 1950 से 2010, तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, पॉजिटिवली बढ़ा है। बहुत तेज़ी तो नहीं बोलना चाहिए, बट पॉजिटिवली बढ़ा है। प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉयमेंट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है। अगर आपकी इकॉनमी तेज़ी से बढ़ रही है तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी तेज़ी से बढ़ना चाहिए। इकॉनमी बढ़ी है, ये अलग बात है कि फ्लक्चुएशन के साथ बढ़ी। ऑब्वियस सी बात है, इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है, पूरे देश की इकॉनमी एक बिल्कुल कांस्टेंट पैरामीटर में नहीं बढ़ सकती। कभी ज़्यादा बढ़ी, कभी थोड़ी कम बढ़ी, निगेटिव में नहीं गई है।
लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम बढ़ा है। 1950 से 2010 के टाइम पीरियड में एम्प्लॉयमेंट सालाना केवल 2% से बढ़ा है। आगे आ जाते हैं चार्ट 7.3 पे। चार्ट 7.3 एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा आपका चार्ट 7.3, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1951 टू 2012। ऊपर वाला जो चार्ट आपको दिख रहा है ये जीडीपी का है, नीचे वाला आपका एम्प्लॉयमेंट का। देखिए 1951 से 56 में जीडीपी बढ़ी 3.6% से। अगर आप 80 से 85 में आ जाओ तो सालाना 5.7% से बढ़ रही है। अगर आप 1990 से 2005 में आ जाओ 6.1% से बढ़ रही है। 2005 से 10 में आ जाओ 8.7% से बढ़ रही है। वहीं पे 2005-10 में एम्प्लॉयमेंट देखो तो सालाना केवल 0.28 से बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो 2.28% से बढ़ा है 1999 से 2005 के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे क्लियरली क्या पता चल रहा है कि भाई जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जब आप एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट देखोगे ना इंडिया में, ये पैथेटिक है। और इन्हीं स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे थोड़ा और वाइड तरीके से बताया गया। क्या बताया गया? देखिए लेट 1990s में हमको एक डिसहार्टनिंग डेवलपमेंट देखने को मिला। 1990s के बाद आपको पता है 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की सुविधा देश में शुरू हो गई थी। इसके बाद आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है ये तो घटनी शुरू हो गई, ठीक है ना भाई, लेकिन जो जीडीपी है हमारी वो बहुत तेजी से बढ़नी शुरू होगी। ओके, इंडिया जब शुरुआत में प्लानिंग करने पे आया था उस समय पे जितनी एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ हो रही थी उतनी ही 1990s में पहुंच जाएगी। जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से कम होगी। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन इकोनॉमी का बढ़ने का रेट ज़्यादा था, लेकिन ये इंडियन इकोनॉमी जब बढ़ रही थी नौकरियां नहीं क्रिएट हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा था। हम लोग गुड्स ज़्यादा पैदा कर रहे थे, लेकिन उन गुड्स और सर्विसेज को पैदा करने के लिए ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं थी। तो इस पीरियड को क्या बोला गया है? जॉबलेस ग्रोथ। 1990s के बाद का जो पीरियड है, 1990s का जो पीरियड है, इसको जॉबलेस ग्रोथ देखा गया, बोला गया है। देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1990 से 92 में इकोनॉमी बढ़ी 3.4% से, 97 से 2000 में 6.1% से, 1999 से 2005 में 6.1% से, 2005 से 2010 में 8.7% से, 2011-12 7.8%। वहीं पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट देख लो तो 1992 में एम्प्लॉयमेंट था 1.5%, 1997 2000 में 0.98%, 1% से भी नीचे आ गया। 1999 से 2005 में भले बढ़िया है, लेकिन 2005-10 में तो 0.28% आ गया। मतलब 1951-56 और 1956-61 जब हम बिल्कुल ही पिछड़े गरीब थे उससे भी नीचे कम आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 2005 से 10 के टाइम पीरियड में। तो ये जो 1990s का एरा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, इसने इकोनॉमी को तो बढ़ा दिया लेकिन जॉब क्रिएशन ऑलमोस्ट ठप हो गया। ठीक है भाई, ये बात हमने देखी। फिर आगे देखते हैं, सो फार वी हैव सीन हाउ एम्प्लॉयमेंट हैज ग्रोन इन कंपैरिजन टू जीडीपी। जीडीपी के रिस्पेक्ट में एम्प्लॉयमेंट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, टाइम वाइज हमने थोड़े बहुत ट्रेंड्स को यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश की। अब क्या बोला जा रहा है? नाउ इट इज नेसेसरी टू नो हाउ द ग्रोथ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी अफेक्टेड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वर्कफोर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि भाई कितने प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं कंट्री में। एक्चुअली में ये जो दो चीज़ों की बात होगी, एक तो एम्प्लॉयमेंट की और दूसरी जीडीपी की, इसमें ये भी समझेंगे कि भाई कितने प्रकार की एम्प्लॉयमेंट है। बहुत बेसिक सी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि अब इकोनॉमी हम लोग एनसीईआरटी की डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारे रिपीटेड चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ओके, फिर क्या बोलते हैं? लेट अस नाउ लुक एट टू इंडिकेटर्स दैट वी हैव सीन इन प्रीसीडिंग सेक्शंस, employment of people in various industries and their status. We know that India is an agrarian nation. A major section of people lives in rural areas. यही सब बातें बताई जा रही है कि भैया इंडिया एक एग्रेरियन नेशन है, हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है रूरल इलाकों में रहती है, और अगर वो रूरल इलाकों में रहती है तो रूरल इलाकों में एक ही मेनली लाइवलीहुड है, एग्रीकल्चर। फिर अगर आप बात करो इंडिया जैसे देशों की, केवल इंडिया की नहीं, इंडिया जैसे सारे देशों की जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज रही हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है कि हम अपनी पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर उसको कम करने की कोशिश करें। बहुत कोशिश की है कि हम अपने एग्रीकल्चर से लोगों को शिफ्ट करके इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में लेके जाएं। फिर अगर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्शन शोज सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्क टू नॉन फार्म वर्क। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में गए हैं। अगर आप बात करो 1972-73 की, तो 72-73 में 74% लोग, 74% ऑफ द वर्क फोर्स ये प्राइमरी सेक्टर में थी। और फास्ट फॉरवर्ड टू 2011-12 ये प्रोपोर्शन 50% पे आ चुका है। तो 1972-73 में 74% वर्क फोर्स प्राइमरी सेक्टर में काम करती थी, और 2011-12 में
50% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या दिखाया जा रहा है कि सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में लोग गए हैं। और अगर आप फ्यूचर की बात करो तो फ्यूचर में भी इंडियन वर्कफोर्स को अगर अकोमोडेट करने की बात है तो बहुत पोटेंशियल है सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर्स में। ठीक है, आप देखोगे कि भाई सेकेंडरी सेक्टर में 1972-73 में लगभग 11% लोग एम्प्लॉयड थे देश के, अब वो पहुंच चुका है 24% पे। सर्विस सेक्टर में पहले 15% लोग एम्प्लॉयड थे, अब वो पहुंच चुका है 27% पे। आगे बात करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब ये पहुंच चुका है, मतलब 2011-12 की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे 1972-73 और 2011-12 की बात हो रही है। फिर आगे बात करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट स्टेटस इंडिकेट्स दैट ओवर the last 4 decades 1972 to 2018 people have moved from self employment and regular salaried employment to casual wage work। कहीं ना कहीं अब पिछले 4 डेकेड्स में एक ऐसा इवेंट देखने को मिला या फिर एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला जो कि अच्छा नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड वर्क से आप कैजुअल वेज वर्क में जा रहे हो। अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, बट कहीं ना कहीं आप कहाँ पे जा रहे हो, आप जा रहे हो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरी टास्क से कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में जाते हो तो उसको बुलाता है कैजुअल वाली कैटेगरी में जाते हो तो उसको बुलाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखिए, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को अच्छा नहीं बोला जाता है, सिंपल रीजन है उसका। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में क्या हो रहा है कि आप एक ऐसी नौकरी में जा रहे हो जहां आपको पता नहीं कि आपको कब नौकरी मिलेगी, कितनी देर के लिए नौकरी मिलेगी, कब आपको नौकरी से उठा के बाहर कर दिया जाएगा। सीजन्स के हिसाब से आपकी सैलरी बदलती रहेगी, तो आपको यही नहीं पता होगा कि अब कितनी तनख्वाह मिली, कि अब कितनी तनख्वाह मिली। इन सबको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस टेबल 7.3 में दिखाया गया है। ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न सेक्टर वाइज एंड स्टेटस वाइज। अगर आप प्राइमरी सेक्टर की बात करो तो प्राइमरी सेक्टर में 1972-73 में 74% लोग थे, और ये लोग 2017-18 में कितने पे आ गए भाई, 44.6% पे आ गए। 2011-12 में लगभग 49% पे थे। सेकेंडरी सेक्टर की बात करी तो ये 11% था, 2017-18 में 24.4% पे आ चुका। सर्विस सेक्टर लगभग 14.8% पे था, 31% पे आ गया 2017-18 में। 2011-12 में 26.8% पे था। ठीक है भाई। अगर आप बात करो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों की तो 1972-73 में 61.4% सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, जो कि अब 2017-18 में 52.2% पे आ चुके हैं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय उस समय पे 15.4% थे, 2017-18 में 22.8% पे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट पिछले कुछ 5-6 सालों में बहुत देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप 2011-12 का देखोगे तो 2011-12 में केवल 18% आप कह सकते हो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज थे, और 1993-94 में केवल 13.6% थे। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के चलते रेगुलर सैलरीज एम्प्लॉयड थोड़े बढ़े हैं, बट चीज स्पीड पे बढ़ने चाहिए तो स्पीड पे नहीं बढ़े। कैजुअल वेज लेबर्स की बात करिए तो 23.2% थे 1972-73 में, 25% है 17-18 में, 2011-12 में 30% थे। ये परसेंटेज टर्म्स हैं। परसेंटेज टर्म्स में हो सकता है 23% और 25% में आपको ज़्यादा फर्क ना समझ में आए, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन में जब आप इन नंबर्स को कैलकुलेट करोगे तो कैजुअल वेज लेबर्स का जो आपको एब्सोल्यूट फिगर के निकल के आएगा ना, वो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है भाई। फिर बात करते हैं इंडिया में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स के बारे में। हमने पहले सेक्शन में देखा कि भाई कैजुअल जो लेबरर्स हैं वो हमारे देश में बढ़ रहे हैं। भाई जब से डेवलपमेंटल प्लानिंग चल रही है, इंडिया के इंडिपेंडेंस से डेवलपमेंटल प्लानिंग चल रही है, सरकार की कोशिश है कि लोगों को एक डिसेंट लाइवलीहुड दिया जाए। इस डिसेंट लाइवलीहुड के लिए हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्ट्रेटजी अपनाई गई, और ये बोला गया कि भाई एग्रीकल्चर से लोगों को निकालो, इंडस्ट्री में अकोमोडेट करो, तो इंडस्ट्री में काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, और उनको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। ठीक है, जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों को मिलता है। कुछ कुछ सोचा कि इंडिया में भी ऐसा होगा, बट उतना एग्जैक्टली हुआ नहीं। हमने ये भी देखा पिछले सेक्शन में 70 साल से हम लोग प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑलमोस्ट आधी जनता हमारी इट इज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है भाई। इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे साल बीतते हैं जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो डिटेरियोरेट होता जा रहा है, क्योंकि वर्क फोर्स का जो कैजुअलाइजेशन है वो बढ़ रहा है। परमानेंट और ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से लोग निकल के अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं। ठीक है। तो 10 से 20 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मली काम करते हैं, तब भी किसी प्रकार का मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, ग्रेचुइटी नहीं मिलती, पर्सन नहीं मिलता। ठीक है ना भाई। पेंशन आज की डेट में, अब जैसे यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में आप काम करो तो कम सैलरी मिलेगी, पब्लिक सेक्टर में काम करो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अब ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है
कि आप इनिशियली प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि कभी कभी अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए इंजीनियरिंग नहीं की है तो कहो आपको 5,000 की नौकरी मिले, भाई 5 से 8,000 की नौकरी मिलने के लाले हैं। और वहीं पे अगर आप पब्लिक सेक्टर को देखोगे तो पब्लिक सेक्टर में एक क्लर्क 20-22 हज़ार रुपये 25,000 रुपये तो कमा ही लेता है। समझ गया आप बात को? ठीक है, लेकिन अब हर जगह ये बात सही नहीं है। एक इसका दूसरा फैसेट ये भी है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाइड पर्सन को देखो, अगर आप फ्रेश रिक्रूट आईएएस बनते हो, आपकी जो पहली सैलरी होगी वो 70-75 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। और वहीं पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पर्सन को देखो जो आईएम से क्वालिफाई करके वहाँ पे गया है, तो हो सकता है उसको 5 लाख रुपए महीने मिल रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गया बात को? तो इस चीज़ का कंपैरिजन आप यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर आगे बात करते हैं कि भाई हमारे देश की कैसी छोटी सी वर्क फोर्स है जिसको रेगुलर इनकम मिलती है। नो डाउट भाई, एक छोटी सी ऐसी वर्क फोर्स है जिसको रेगुलर इनकम मिलती है। लेबर लॉज है हमारे देश में, वो लेबर लॉज कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो वर्क फोर्स है वो अपने ट्रेड यूनियन बनाती है और अपने ट्रेड यूनियन के थ्रू अपने एम्प्लॉयर्स के साथ बार्गेन करती है, अपने लिए अच्छी वेजेस, अच्छे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स मांगना, ये सब ये लोग करते हैं। इसलिए वर्क फोर्स को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, एक फॉर्मल सेक्टर, एक इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, और आप कह सकते हो कि फॉर्मल सेक्टर को यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर ही बोला जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर को यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही बोला जाता है। अगर आप बात करो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट की, और वो प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट जो 10 से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहा जाएगा। अगर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज काम करेंगे। हालांकि रिसेंटली जो लेबर लॉज हैं उसके चलते बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैंने 4 लेबर कोड्स आपके साथ डिस्कस किए भी हैं, तो 4 न्यू लेबर कोड्स, मेरा नाम अर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत से नियम कानून चेंज हुए हैं, एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। फिर भाई वो लोग जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में, जो भी फॉर्मल सेक्टर में नहीं है वो पहुंच गया आपका इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर के हालात बहुत खराब है। इनफॉर्मल सेक्टर में आपके पास किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर में किसी भी समय आपको उठा के बाहर फेंक सकते हैं। तो अगर आप बात करो फार्मर्स, इनफॉर्मल सेक्टर है। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ग्रुप है ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर लेबर्स की आप बात करिए, इनफॉर्मल सेक्टर में किसी दूसरे फॉर्म पे जाके काम कर रहे हैं। छोटे मोटे इंटरप्राइजेस के जो ओनर्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, इन एंटरप्राइजेस में जो काम कर रहे हैं वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, ऑल्सो द सेल्फ एम्प्लॉयड हु डू नॉट हैव एनी हायर्ड वर्कर्स, ये भी आपके इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप एक फर्म खोल रहे हो और फर्म में 10 से ज़्यादा लोगों को आप नौकरियां दे रहे हो, तो भाई फिर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाओगे, फॉर्मल सेक्टर में आ जाओगे। क्योंकि आप नौकरियां दे रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के लॉज लगने लगेंगे आप पे। बट अगर उस कैटेगरी में नहीं हो तो आप इनफॉर्मल हो। फिर भैया कैजुअल वेज लेबर्स, ठीक है भाई, दिहाड़ी मजदूरी की तरह काम करना, प्लम्बर वगैरह काम करना, ये भी भाई कहीं ना कहीं आप इनफॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में आते हो। ओके, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो एक एम्प्लॉयर से ज़्यादा के लिए काम करते हैं, ठीक है, ईंटें उठा के इधर उधर रखना। तो इस प्रकार की जो नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं। बात करते हैं थोड़ा और तरीके से फॉर्मल सेक्टर के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इकट्ठा करती है। कहाँ से इकट्ठा करती है? हमारे देश में जो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम करते हैं वहाँ से इकट्ठा करती है। अगर आप बात करो तो देश का सबसे बड़ा फॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयर कौन है? 2012 में ये थी भाई सरकार, पब्लिक सेक्टर। अब सरकार में आपके बैंक, पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सब आ गई, स्टेट गवर्नमेंट सब आ गए। तो 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स अगर इंडिया में है तो 18 मिलियन तो पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड है। यानी अगर 3 करोड़ फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं इंडिया में तो 1 करोड़ 80 लाख तो पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। और इसमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी मेन की है। वुमेन यहाँ पे केवल 1/6 हैं फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स के, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और ये बोला गया है कि जैसे ही रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुए 1990s में, 1990s के रिफॉर्म प्रोसेस शुरू होने के बाद फॉर्मल सेक्टर में जिन लोगों का एम्प्लॉयमेंट था वो रेगुलरली कम ही होता यहाँ पे चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेडीज साइड में बैठ के, रोडों में बैठ के कुछ सामान बेच रही हैं, शायद मछलियाँ बेच रही हैं, और लोग यहाँ पे इनको खरीदने के लिए आ रहे हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन अवर कंट्री। ठीक है, जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो बहुत प्रकार के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं। जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं
उनके लिए किसी भी प्रकार का सोशल बेनिफिट नहीं है। इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। 35 मिनट की वीडियो हो रखी है, लगभग अगली वीडियो भी शायद 35 मिनट में ही पूरा चैप्टर खत्म कर देगी। हैव अ ग्रेट डे।